नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव किसी भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ज्यादा दिलचस्प और तीखा हो चला है। एनडीए, इंडिया ब्लॉक, बीएसपी, इन 3 धड़ों के भीतर पीडीए की चल रही खींचातानी में एक और दावेदार कूद चुका है। हिंदुस्तान के 18% मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी। और जाहिर है ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि वो पीडीए कुनबा जिसको अखिलेश यादव लगातार साधने में जुटे हैं, उस पर किसी भी दूसरे धड़े की दावेदारी से नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का है। हालांकि ये तीसरा मोर्चा लोकसभा चुनाव से पहले भी बना, लेकिन कोई कमाल दिखा नहीं पाया। 2022 विधानसभा चुनाव में भी यूपी में मुसलमानों ने एमआईएम को पूरी तरह से नकार दिया। बावजूद इसके ओवैसी पार्टी को यूपी में स्थापित करने में जुटे हैं। ऐसे में आज देखिए, अखिलेश वर्सेस योगी, खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। देश की राजनीति में पाठशाला कहा जाने वाला राज्य यूपी, वो सूबा जहां के कण कण में राजनीति की झलक देखने को मिलती। इस सूबे में एक बार फिर चुनावी शोर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने, एक तरफ अखिलेश के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन अपने पीडीए को धार देने में जुटी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे पीडीए में सेंधमारी के प्लान पर काम कर रही। लेकिन अब पीडीए में सेंधमारी के लिए बाकी दलों ने भी अपनी कमर कस ली। अखिलेश के वोट बैंक पर चोट करने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए हिट साबित हुआ। पीडीए के सहारे अखिलेश ने यूपी में बीजेपी के सियासी किले को हिलाकर रख दिया और अब इसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अब सभी सियासी दल समझ चुके हैं कि बिना पीडीए में सेंधमारी किए जीत हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे में अब सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी पहले से ही पीडीए में सेंधमारी के प्लान में जुटे थे, तो वहीं मायावती भी लगातार पिछड़ा दलित वोट बैंक को साधने में लगी। लेकिन इसी बीच अब ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीएम गठजोड़ ने योगी और अखिलेश दोनों की टेंशन बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने प्रदेश का सियासी माहौल दिलचस्प बना दिया। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली है, बल्कि बीजेपी और बीएसपी की भी चिंताएं बढ़ गई। और इस खेल में नए प्लेयर के तौर पर एंट्री हुई है पीडीएम गठजोड़, यानी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी। दरअसल यूपी उपचुनाव में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी के बीच गठबंधन तय हो गया। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी स्थिति साफ हो गई। उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 पर अपना दल कमेरावादी, तो 2 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार लड़ेंगे। 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। यूपी के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ ही योगी और अखिलेश के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक साथ गठबंधन कर यूपी में उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था, लेकिन उस वक्त इन गठबंधन के तहत एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। लेकिन बदले हुए हालातों में इन उपचुनाव में ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन कम से कम 2 सीटों पर उपचुनाव जरूर लड़ेगा और साथ ही पीडीएम के फार्मूले के तहत यूपी के उपचुनाव में उतरने से ये उपचुनाव रोचक भी बन गया है। दरअसल यूपी की 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पीडीएम गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रास्ता साफ हो गया। हालांकि सीट शेयरिंग का मसला हल तो हो गया है, लेकिन कौन किस सीट से लड़ेगा इस पर असमंजस की स्थिति है।
वहीं ओवैसी और पल्लवी पटेल लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन पर हमलावर। एक तरफ ओवैसी जहां लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी को हराने की ताकत अखिलेश के पास नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल लगातार एनडीए और पीडीए पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। मुसलमानों को खास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। वही बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि चाहे मैदान में कोई भी आ जाए, जीत उन्हीं की होगी। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। कौन सा राजनीतिक दल किससे गठबंधन करेगा वो स्वतंत्र होता। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, अपने सहयोगियों के चुनाव लड़ेगी। हम 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम अब सरकार के काम और संगठन की ताकत के दम पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी जी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में हमेशा ही काम करते हैं। जनता ने आपको तेलंगाना भी में आईना दिखाया, उत्तर प्रदेश में भी आईना दिखाया, लोकसभा के चुनाव में भी आईना दिखाया। ठीक है, उपचुनाव लड़िए, उपचुनाव में भी जनता आपको आईना दिखाएगी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आप लोग काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इंडिया अलायंस के साथ है और इंडिया अलायंस 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि पल्लवी पटेल जी या ओवैसी का दल वो साथ मिलकर चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता वो आदरणीय अखिलेश यादव जी में विश्वास जता रही है। बेरोजगार, किसान, मजदूर सब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रहे हैं। तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में ओवैसी की पार्टी की छवि एक वोट कटुआ पार्टी की रही। हालांकि अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा अटेम्प्ट ओवैसी इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं। पल्लवी पटेल महत्वाकांक्षा है उनकी कि आगे चल के 2027 में कुछ सीटें उनकी बढ़ें, और ओवैसी की पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में खाता खोलने के लिए बेचैन है, तो जाहिर है उन्हें कोई आधार चाहिए। और इस बार लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उन्हें पल्लवी पटेल की मदद मिलती नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो अलग किस्म से सोच रहा है। यहाँ पे वोट 2 हिस्सों में बटे हैं, जैसा लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, एक एनडीए, दूसरा इंडिया अलायंस। इन दोनों के बीच में ही वोटों का बंटवारा हुआ और तीसरे नंबर पे बीएसपी रही, जिसके पास करीब 10% वोट आए हैं। तो ऐसे में किसी नए गठबंधन की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। वहीं चाहे योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों ओवैसी को लेकर लगातार हमलावर रहे। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल अगर प्रदेश में पीडीए की भागीदारी के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी 45%, दलित आबादी 21.5%, मुस्लिमों की आबादी 20%, यानी कुल आबादी का 86.5%, जो साफ दर्शाते हैं कि इनके बिना ना तो सरकार बन सकती है और ना ही चल सकती। और इसी वोट बैंक पर पल्लवी पटेल और ओवैसी की नजर है। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर पीडीएम गठबंधन के उपचुनाव में उतरने से कितना बदल सकता है सियासी समीकरण और किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, तो इसे जानना और समझना भी जरूरी है। दिलचस्प ये भी है कि ओवैसी को योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हैं और अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम। अब देखिए, पीडीए की जब बात हो रही है तो इसमें कितने सेंधमार ओवैसी और जब अपना दल कमेरावादी भी आ जा रहे हैं, कितने सेंधमार तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं इस ग्राफ के जरिए। देखिए, सबसे पहले तो AIMIM, दूसरा बीएसपी, तीसरा अपना दल कमेरावादी जो अब एमआईएम के साथ गठजोड़ में है, और आजाद समाज पार्टी। आपको याद होगा पहले AIMIM और आजाद समाज पार्टी की ही चर्चा थी कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो बात बनी नहीं और कमेरावादी इस नंबर में आगे बढ़ गई। अब
5वें नंबर पर निषाद पार्टी है जो कि सहयोगी है बीजेपी के साथ, राजभर पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार और एलजेपीआर। अब यहां समझिए दिलचस्प ये है, कुल मिलाकर के 8 सेंधमार, यहां राजभर, निषाद पार्टी और बिहार की राजनीति करने वाली एलजेपीआर। बाकायदा एनडीए में सहयोगी के तौर पर इनको टास्क मिला है पीडीए में ज्यादा से ज्यादा सेंधमारी करने का, और इसी के तहत चिराग पासवान, आपको याद होगा, यूपी पहुंचे थे सितंबर महीने में। 26 सितंबर को उन्होंने रैली की थी बाकायदा और कहा था आरक्षण को लेकर कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। तो हिस्सेदारी जो है पीडीए में वो एक तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है। ये तमाम तबके उस कोशिश में लगे हैं। अब जब मुस्लिमों की ही राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और यूपी में लगभग 20% मुसलमान आते हैं, तो पीडीए में शामिल अल्पसंख्यक अगर टूटे तो इसका असर क्या होगा? क्या ओवैसी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की मदद करेंगे या फिर क्या अखिलेश यादव का गेम बिगाड़ने का काम करेंगे? तो बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं इसको समझने के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं 2022 को आधार बना करके। देखिए क्या हुआ था, आपको चौंकाएंगे ये आंकड़े। मुरादाबाद नगर की सीट थी विधानसभा की, मात्र 782 वोट, इतना ही जीत का मार्जिन था। बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे समाजवादी पार्टी से। एमआईएम को वोट तब कितने गए थे उनके कैंडिडेट को? 2661। देखिए कुर्सी तो और ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा पेश करती है, 217, मात्र इतना ही जीत का मार्जिन था। 8000 वोट, जबकि एमआईएम, उनसे ज्यादा वोट एमआईएम के कैंडिडेट ले गए थे। और अगर सोचिए ये परिवर्तन हो सकता था, पलट सकता था ये पूरा माजरा, यहां पर खेल कुर्सी का, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एमआईएम किरदार में थी। अगली सीट नागपुर देखिए, 315, मात्र इतना ही जीत का मार्जिन था। 3593 वोट एमआईएम को मिले थे। शाहगंज में 719 वोटों से ही बीजेपी के कैंडिडेट यहां भी जीते थे। 8128 वोट जो है एमआईएम कैंडिडेट को गए थे। अब सुल्तानपुर सदर, औराई, बिजनौर, इन तमाम सीटों को भी अगर आप देखते हैं, कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं। 1009, 1647, 1445, बहुत छोटा जीत का मार्जिन रहा है बीजेपी कैंडिडेट का, क्योंकि एआईएमआईएम के वोट प्रतिशत को अगर आप देखें तो भले वो आपको बहुत नजर ना आए, लेकिन खेल बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का काफी था। यानी इन सीटों पर अगर मुस्लिमों का ये जो थोड़ा वोट भी छिटका एमआईएम की बदौलत, ये ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी की जीत इन सीटों पर संभव थी। और इसलिए अखिलेश यादव और उनके 2027 तक के सपनों के लिए ओवैसी इस वक्त कहा जा सकता है कि उनकी राह में सबसे बड़ा बैरियर है। अब ये जो गठबंधन बना है अपना दल कमेरावादी और एमआईएम का, ये कैसे समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, हम आपको ये भी समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट बैंक पर सीधा सीधा इसका दखल और असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में ये सेंधमारी करने की तैयारी में है और उसका प्रभाव होगा 9 सीटों पर पीडीए का, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में 9 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी के कोर वोट बैंक पर भी खतरा बढ़ेगा, लेकिन यहां खतरा कम, वहां खतरा ज्यादा है। उपचुनाव के नतीजों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यह साख का सवाल उपचुनाव बन गया है। और एक बेहद दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वो मिल्कीपुर, जहां फिलहाल तो चुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन यही मिल्कीपुर चुनाव की धुरी बना हुआ है। यहां की जीत हार दुर्गामी परिणाम वाली होगी, यानी 9 सीटों की जीत हार एक तरफ, मिल्कीपुर एक तरफ। और इसी मिल्कीपुर में दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो जाहिर है इस तीसरे मोर्चे की एंट्री मिल्कीपुर में भी किसी का खेल बिगाड़ेगी तो किसी का बनाएगी। दरअसल उपचुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन पिछले कई चुनावों से ओवैसी की नजर यूपी में मुस्लिम वोटर्स पर रही। ये बात भी है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा सपा को जाता है, इसलिए वो बार बार अखिलेश पर हमलावर रहते हैं। उधर पल्लवी पटेल ने दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को रिझाने का जिम्मा उठाया है। जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो। 85% मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब बताइए भैया कहां है? ऐसे लोगों पर भरोसा किया, आपने इनको वोट दिया, मगर इन्होंने किया उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिस पे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस, जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। यूपी उपचुनाव में ओवैसी मुस्लिम बाहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। इन उपचुनाव में
9 में से कम 5 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 80,000 तक है। खास बात यह भी है कि इन सीटों पर कभी न कभी मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर आते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, ये लगभग तय है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेगी। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लड़ाई मुस्लिम बनाम मुस्लिम की हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि इन उपचुनाव में ओवैसी किस तरीके का सियासी गेम प्लान तैयार करके बाकी दलों के लिए चुनौती पेश करते हैं। यूपी उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि अब ये वो जंग बन गई है जो न सिर्फ यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगी, बल्कि योगी अखिलेश के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी इसी नतीजे पर टिका है। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर अपने पीडीए वोट बैंक को एकजुट करने में लगे और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के राज में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। वहीं बीजेपी भी अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी के लिए पीडीए प्लस हिंदुत्व के फॉर्मूले पर काम कर रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व वाला एजेंडा संभाल रखा। वो लगातार हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में लगे। साथ ही अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर भी लगी हुई। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। मायावती भी लगातार उपचुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही। वो अपने खोए वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के मिशन पर काम कर रही। साथ ही अखिलेश के पीडीए की काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल मायावती ने दलित के साथ साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मायावती ने पार्टी में अहम पदों पर अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह देने का मन बना लिया, यानी हर स्तर पर कमेटियों में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को पार्टी में रखने के निर्देश दे दिए। दरअसल यूपी में पीडीए की हिस्सेदारी में एक अहम किरदार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों का भी। यही वजह है कि सभी दल इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे। तो मुस्लिम वोट बैंक में हिस्सेदारी का जब सवाल है तो देखिए यूपी में मुस्लिम कैसे और कितनी जगहों पर किंग मेकर की भूमिका में है। तो पहले तो आबादी के लिहाज से समझ लीजिए, कुल मिलाकर के 3,84,00,000 ये मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में जो आती है, और कुल आबादी का ये 19% से लगभग ज्यादा 20% आप कह सकते हैं। विधानसभा के लिहाज से समझे 143 विधानसभा सीटों पर इस आबादी का असर देखने को मिलता है। 20 से 30% मुस्लिम आबादी ऐसी है जो 70 विधानसभा सीटों पर है। 36 विधानसभा सीटें मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते यहां पर जीत दर्ज करते हैं, बेहद अहम है। और 107 विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर यही मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम जो मतदाता है वो जीत हार तय करते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की बात करें तो देखिए रामपुर मुरादाबाद 50% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम आबादी आती है। और अब उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में चैलेंज, और इस बार इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अखिलेश यादव यूपी का बदला पूरा करने महाराष्ट्र में उतरे हैं। उन दो क्षेत्रों मालेगांव और धुले से अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज करके, जहां एमआईएम का सिर्फ सियासी आधार ही नहीं बल्कि उनके विधायक भी रहे हैं। और यही परीक्षा बताएगी कि मुस्लिमों का असल मसीहा बनने के लिए अभी ओवैसी को और कितनी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़।